हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुलोचना अपनी तीनों बहुएं, बड़ी बहू आरती, छोटी बहू अंजलि और तीसरी बहू राशि के साथ मधुपुर गांव में रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसे अपनी गरीबी का एहसास अपनी बहुओं को कभी होने देना अच्छा नहीं लगता था। अपनी सास के इस स्वभाव से अनजान तीनों आए दिन अपनी सास से कोई ना कोई डिमांड्स करती रहती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुलोचना भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रही थी कि तभी उसकी तीनों बहुएं वहां आकर कहती हैं, माँ जी हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ बहुओं कहो, इसमें ऐसे एक साथ चिल्लाने की क्या जरूरत है, बोलो क्या काम है। माँ जी वो मुझे एक नई साड़ी और कुछ मेकअप का सामान चाहिए था। अच्छा, और अंजलि, राशि, बहू तुम्हें क्या चाहिए तुम भी बता दो। माँ जी हम भी यही बोलने वाले थे। मतलब तुम तीनों को नई साड़ी और मेकअप का सामान चाहिए। हाँ माँ जी। वैसे किसकी शादी में जाना है तुम्हें जो तुम्हें नई साड़ी और मेकअप का सामान चाहिए। माँ जी जरूरी है क्या? जब हम शादी में जाएंगे तभी आप हमें साड़ियाँ दिलाएंगी और मेकअप तो हम रोज ही करती हैं, तो वो तो खत्म होगा ही ना। वैसे आप ये क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ बहू, क्योंकि अभी ज्यादा समय कहाँ हुआ है तुम्हारी शादी को, और शादी में मिली एक भी साड़ी तुम लोगों को आज तक मैंने पहने नहीं देखा। माँ जी लेकिन वो तो पुरानी हो गई है और इतनी भारी साड़ियाँ आप कौन पहनता है माँ जी। बिल्कुल सही कह रही हैं देवरानी जी। वैसे भी तीज आ रही है माँ जी, इसलिए हम आपसे साड़ियाँ मांग रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पहली तीज है। हाँ जेठानी जी आप सही कह रही हैं। मेरी बहुओं को सब दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या अपने घर की गरीबी नहीं दिखाई देती है, या वो देखकर भी देखना नहीं चाहती हैं? लेकिन बात तो सही है, तीज तो इनकी पहली है। कहाँ खो गए माँ जी आप? कहीं नहीं, ठीक है ला दूंगी तुम सबका सामान। अब जाकर काम करो अपना और मुझे पूजा करने दो। जी माँ जी। तीनों इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं और अपने घर के कामों में लग जाती हैं। दूसरी तरफ सुलोचना की बहुओं की बात सुनकर सुलोचना बहुत परेशान होकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसका पति सुरेश वहाँ आता है और उसे देखकर कहता है, क्या बात है सुलोचना जी, आप बहुत परेशान लग रही हो। बहुओं ने फिर कुछ कहा है क्या आपसे? हाँ जी कहा है, तभी तो परेशान हूँ कि उनकी फरमाइशें कैसे पूरी करूँ। सुलोचना जी आखिर कब तक आप अपनी बहुओं की फरमाइश पूरी करती रहेंगी? कभी न कभी उनको बताना ही पड़ेगा ना कि उनकी इच्छा पूरी करने से आपको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। जाने दीजिए, वो भी तो हमारी बहुएं ही हैं। अब हमसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? उनके पति भी बाहर कमाने गए हैं। क्या कमाने गए हैं सुलोचना जी? जब से गए हैं तब से आज तक 1 रुपया तो भेजा नहीं, और जो पैसे हम खेतों में फसलें बेचकर कमाते हैं वो आप घर में अपनी बहुओं पर खर्च कर देती हो। जाने दीजिए, आप मुझे बैंक से कुछ पैसे निकलवा कर दे दीजिए, बहुओं के लिए सामान लेने जाना है। ठीक है, मत सुनो मेरी, जो मन में आए करिए आप, मैं आपके लिए पैसे निकलवा कर लाता हूँ। इतना कहकर सुरेश बैंक जाने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद वो पैसे लेकर घर आता है और अपनी पत्नी सुलोचना को दे देता है। जिसके बाद वो मार्केट जाके अपनी बहुओं के बताए सारे सामान को लेकर घर आती है और अपनी बहुओं को बुलाकर उन्हें सामान देती हुई कहती है, लो बहुओं, तुम्हारा बताया हुआ सारा सामान ले आई हूँ। अब तो तुम लोग खुश हो ना? हाँ माँ जी हम बहुत खुश हैं। ठीक है बहू, अगर कोई कमी लगे तो बता देना और सब चीजों को थोड़ा ध्यान से खर्च करना। हाँ माँ जी, हम बच्चे थोड़ी ना हैं जो बेवजह चीजें खराब करे, नहीं हम सब बहुओं की तरह हैं। वो तो मैं जानती हूँ बहुओं, तभी तो आज तक मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मना तो तब करेंगी ना माँ जी, जब हम बिना टाइम के कोई चीज मांगेंगे। हम तो समय देखकर ही मांगती हैं। सही कहा जेठानी जी, तभी तो माँ जी हमें दे देती हैं जो भी हम मांगते हैं। हाँ भाभी, आपने ये सही कहा। क्या बात है बहुओं, तुम लोग आपस में क्या बातें कर रही हो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ जी, वो तो हम साड़ियों की बात कर रहे थे। हाँ माँ जी साड़ी बहुत अच्छी है। हाँ माँ जी हमें बहुत पसंद आई। चलो अच्छी बात है, तुम लोग खुश हो वही बहुत है मेरे लिए। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है, लेकिन उसकी तीनों बहुएं अपनी सास और अपने घर के हालातों के बारे में कुछ नहीं समझती थी। बस आए दिन अलग अलग फरमाइश करने का मौका तलाशती। ऐसे ही एक दिन शाम के समय सुलोचना अपने पति सुरेश के साथ घर के आंगन में बैठी बातें कर रही थी। तभी उसकी तीनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर उनके पास आती है और कहती है, माँ जी आपसे कुछ कहना था। पक्का तुम्हारी बहुएं कोई डिमांड करने वाली होंगी। चुप करिए आप। हाँ बहू बोलो, क्या बात है? माँ जी वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे मेरे मायके वालों के लिए शॉपिंग करनी थी। वो राखी आने वाली है ना, तो हमें मायके जाना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी हमें भी।
हाँ बहू, वो तो तुम्हारा मायका है ना, तो तुम्हें कुछ ले जाने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर मैं या तुम्हारे ससुर जी जाते तो बात होती। तो क्या हम खाली हाथ घर जाएंगे? घर वाले क्या कहेंगे? हाँ माँ जी, जेठानी जी सही कह रही है। है। ये लोग तो समझने वाली है नहीं अपनी घर की गरीबी, लेकिन मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ इस बारे में। सुलोचना के कहने पर तीनों वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और राखी का दिन आ जाता है। और इस बार अपनी बोली हुई बात पूरी ना होने पर तीनों अपनी सास से बात करने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से नीचे आती है और घर के आंगन में अपने भाइयों को बैठा देखकर हैरान हो जाती है और आपस में कहती है, देवरानी जी, हमारी सास तो हमसे भी ज्यादा चालू निकली। पैसे खर्च ना हो जाए इसलिए इन्होंने तो हमारे भाइयों को ही बुला लिया। बात तो आप सही कह रही हैं जेठानी जी। जेठानी जी, अब तो हमारे शॉपिंग करने और अच्छा खाना खाने का सपना ही टूट गया। शॉपिंग का भले ही टूट गया हो, लेकिन अच्छा तो खा ही सकते हैं ना। तीनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी सुलोचना वहाँ आकर कहती है, बहू, देखा तुमने अपने भाइयों को? मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे भाइयों को यहीं बुला लिया जाए, ताकि हमारा भी त्योहार अच्छा हो जाए, वरना हम तो अकेले रह जाते ना घर में। हाँ माँ जी, आपने सही किया, लेकिन घर में कुछ नहीं है अच्छा खाने को। ना ही मिठाई है, ना ही नमकीन बिस्किट, कुछ नहीं है। अब ये सब तो लाना ही पड़ेगा ना। बोल तो बहुएं सही रही हैं। ठीक है, तुम लोग और काम देखो, मैं सामान लेकर आती हूँ। क्या बात है जेठानी जी, सही निशाना लगाया है। हाँ जेठानी जी। कुछ समय बाद सुलोचना खाने पीने का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है और थोड़ी देर बाद बहुत सारी अलग अलग तरह की मिठाई, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि लेकर घर आती है। जिसके बाद उसकी तीनों बहुएं अपने अपने भाइयों को राखी बांधकर अच्छी अच्छी चीजें खा पी कर अपनी राखी का त्योहार अच्छे से मनाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सुलोचना अपने सर को पकड़े अपने कमरे में लेटी थी। तभी उसकी तीनों बहुएं चाय लेकर उसके कमरे की तरफ आती है, जहां वो अपने सास ससुर की बातें सुन लेती है। सुलोचना जी, आपकी बहुओं को हमारी गरीबी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपने हमेशा उनकी सारी फरमाइश को पूरा किया है। उनको पूरा करने के लिए आपने अपने सिर दर्द का भी चेकअप नहीं करवाया, ना ही दवा ली। तो क्या करती? कैसे कहूँ उनको कि उनके पतियों ने आज तक 1 रुपया नहीं भेजा जब से गए हैं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी। तभी उन लोगों को अपनी खुशी और अच्छी साड़ी के आगे अपनी सास की पुरानी फटी साड़ी दिखाई नहीं देती। लेकिन अब आगे क्या करोगी? हमारे पास जो पैसे थे वो लगभग खत्म हो गए हैं। अपने सास ससुर की सारी बातें सुनने के बाद तीनों को अपनी हरकतों पर पछतावा होता है और वो तीनों अंदर आकर अपने सास ससुर से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है और आगे से अपने घर के हालातों को समझते हुए सोच समझकर काम करने का वादा करती है। साथ ही घर की गरीबी को कम करने के लिए गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। अनीता रोज की तरह अपनी योग क्लासेस से वापस आती है और वो हमेशा की तरह सोफे पर पसरे हुए अपने पति विभूति को देखकर बोलती है, विभू विभू, क्या है ये सब? सुबह से ऐसे पड़े हो, यूँ नहीं कि घर की सफाई कर लो। आखिर क्या मजा आता है तुमको मुफ्त की रोटियां तोड़ने में? ये क्या बोल रही हो तुम अनु? मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ी तो इज्जत दिया करो यार। इज्जत भीख नहीं है जो मांगने से मिल जाएगी, इज्जत कमानी पड़ती है। लेकिन तुमने तो आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई, इज्जत कहाँ से कमाओगे? अरे कम से कम कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लो, ताकि लोग तुमको नल्ला बेरोजगार कहना बंद करें। अनु बेबी, ये दुनिया के 100 मुंह हैं, 100 बातें करेंगी। अरे किसी की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी जब वक्त था तो मेरा नौकरी करने का मन नहीं था, और अब किसी को मुझे नौकरी देने का मन नहीं है। अरे दिल पर नहीं लेना तो किडनी लीवर जहाँ लेना है लो, पर प्लीज कोई काम ढूंढो। बहुत हो गया तुम्हारा ये नल्लापना, तुम्हारे मन ने तुमको नल्ला बना दिया है। अनीता इतना कुछ विभूति को सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है और बेचारा विभूति बीवी के हाथों बेइज्जत होकर खुद से बोलता है, अरे यार बताओ, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। आई एम नॉट टिपिकल नल्ला, आई एम ब्लडी टपरा यूनिवर्सिटी टॉपर। मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं चाहूँ तो बड़ी से बड़ी नौकरी यूँ चुटकियों में हासिल कर सकता हूँ। वो अलग बात है, मैं करना नहीं चाहता, पर अब लगता है कि करनी पड़ेगी। विभूति अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स लेकर बहुत सारी जगह इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन कोई उसको नौकरी नहीं देता क्योंकि उसके पास काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब वो शाम को घूम घुमाकर घर वापस आता है तो उसको देखकर अनीता बोलती है, आ गए सर,
तो बताइए कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब लगी? वो एक्चुअली बेबी नौकरी तो मुझे हर कंपनी दे रही थी, लेकिन किसी का भी पैकेज अच्छा नहीं था तो मैंने खुद ठुकरा दिया। ओ रियली? वाओ विभू, तुम मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब को खुद लात मार कर आ गए। रियली इम्प्रेसिव। अरे बेबी ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं है। जस्ट शट अप, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म है? अरे सच बोलो कि तुमको किसी ने जॉब ही नहीं दी। हे भगवान, मेरी ही जिंदगी में ये नल्ला बेरोजगार पति लिखा था। तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियां मुझे ताने मारती हैं। तो बेबी इसमें मेरी क्या गलती? कोई मुझे नौकरी ही नहीं देता। कोई नहीं, बीवी के पैसों पर मुफ्त की रोटियां तोड़ो और हमेशा ही नल्ले बनकर जिंदगी गुजारो। बेचारा विभू काम ना होने की वजह से बीवी की खरी खोटी सुनता था। घर से शांति ना मिलने पर वो बेचारा नुक्कड़ की चाय की दुकान पर जाकर बैठता है, जहां उसका पड़ोसी मोहन आता है और विभूति को चाय की टपरी पर बैठा देखकर बोलता है। और नल्ले विभूति जी कैसे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं तिवारी जी? अपने पड़ोसी से किस तरह बात करनी चाहिए आपको? तमीज नहीं है इसकी? तमीज? अरे तमीज की बात आप कर रहे हैं, जिससे तमीज से बात उनकी खुद की बीवी नहीं करती। दिस इज टू मच। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, अपनी खाल में रहिए। हम तो खाल में ही हैं विभूति जी, आप खुद को देखिए, ऐसे कब तक नल्ले घूमते रहेंगे? मैं तो कहता हूँ मेरे खोके मेरी शॉप पर सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, 2000 रुपए महीना दूंगा, आपका खर्चा तो निकल जाएगा। व्हाट यू मीन मेरा खर्चा? आप जानते हैं मेरे एक दिन का खर्चा आपके पूरे महीने के खर्चे से ज्यादा है, और आप 2 कौड़ी के खोके वाले मुझे नौकरी दोगे? अरे ऐसी हजारों नौकरियों को रोज लात मारता हूँ। अरे जाइए जाइए, आपकी किस्मत में नल्ले रहना ही लिखा है, नल्ले बेरोजगार कहेंगे। मोहन इतना बोलकर वहाँ से भाग जाता है और उसके मुंह से ये सब सुनकर विभूति बोलता है। यार कैसे दिन आ गए, साला 2 कौड़ी का ये मोहन मेरी बेइज्जती करके जा रहा है। इसको तो एक दिन अच्छा सबक सिखाऊंगा। अभी घर जाता हूँ, भूख लग रही है। विभूति घर आता है, जहाँ अनीता के साथ पहले ही मोहन आकर बैठा होता है और विभूति के आते ही मोहन बोलता है। देखिए भाभी जी, आ गए नल्ले विभूति जी। मैंने इनको इतनी अच्छी नौकरी दी, लेकिन इन्होंने लात मार दी। बताइए, मैंने तो पड़ोसी होने के नाते मदद करनी चाहिए। साले मोहन तू यहाँ, और बेबी तुम ऐसे लोगों को घर में क्यों आने देती हो? पता है ये साला मुझे अपने खोके पर गार्ड की नौकरी दे रहा था। विभू, पहले तो तुम तमीज से बात करो मोहन जी से। और ये क्या खोखा खोखा लगाया हुआ है? जो भी है उनका खुद का है। तुमने खुद को देखा है? पूरा दिन घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, नल्लों की तरह गलियां नापते हो। अरे कम से कम इन्होंने पड़ोसी होने के नाते तुम्हें नौकरी तो ऑफर की है। आर यू मैड अनु? मैं इस मोहन के उस खोके पर काम करूं? नो नेवर, ये बदनाम काम मैं नहीं करूंगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी तुमको अब और मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकती। थक चुकी हूँ तुम्हारे इस नल्ले बेरोजगार रूप से। अनीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। मोहन भी विभूति को मुंह चिढ़ाकर वहाँ से निकल लेता है, जिसके बाद विभूति अपनी आंखों में आंसू लिए खुद से बोलता है। आज पता चला कि अगर पति कमाए तो उसकी बीवी की नजरों में इज्जत है, वरना दुनिया के साथ साथ खुद की बीवी भी उसको बेरोजगार और नल्ला बोलेगी। अगले दिन विभूति जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई करता है और अनीता के उठने से पहले ही उसके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर रख लेता है। जैसे ही अनीता उठकर बाहर आती है तो विभूति उसके सामने कॉफी का कप लेकर आता है और उसको बोलता है। मैडम आपकी कॉफी रेडी है, घर का सारा काम भी हो चुका है, बताइए कोई और काम? ये सब क्या है विभू? मैंने सोचा है अपने माथे पर लगा नल्ले बेरोजगार का दाग हटाने के लिए आज से मैं इस घर में ही काम करूंगा। तुम्हारी नौकरी करना मंजूर है, पर उस खोके वाले की नहीं। अपने ही घर में नौकरों वाला काम करके तुम खुद को नल्ला और बेरोजगार कहलवाने से रोक नहीं सकते। बाहर जाओ और कोई नौकरी ढूंढो। अनीता इतना बोलकर अपनी कॉफी लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद बेचारे विभूति को घर से बाहर नौकरी की तलाश में एक बार फिर निकलना पड़ता है। रास्ते में वो एक अंजलि नाम की लड़की से टकरा जाता है, जो कि उसकी कॉलेज फ्रेंड थी, और उसको अचानक से देखकर अंजलि बोलती है। अरे विभूति, तू कॉलेज के बाद से आज मिला है, कहाँ था अब तक और कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास, और तुम भी अभी तक कॉलेज में जैसी थी वैसी ही हो, हॉट एंड सेक्सी। क्या विभूति,
आज भी तुमने फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा। वैसे कहाँ जा रहे हो? अरे यार, एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। नौकरी ना होने की वजह से मेरी बीवी बहुत ताने देती है। इतने हैंडसम पति को कोई कैसे ताने दे सकता है? उसकी जगह मैं होती तो पूरी जिंदगी तुमको बैठा कर खिलाती। पर खैर छोड़ो, मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का हल है। कैसे? मेरे शहर में एक छोटी सी कंपनी है, तुम उसको ज्वाइन कर लो। हम साथ में काम करेंगे, बहुत मजा आएगा। सीरियसली अंजलि, तुम तो कॉलेज में जैसी थी वैसी ही हो, मेरी मदद को हर वक्त तैयार रहने वाली। अब विभूति को काम मिल गया था। वो ये खबर घर जाकर अनीता को बताता है और अगले दिन से वो रोज सुबह तैयार होकर काम पर जाता और रात को घर लेट आता। अनीता कॉल कर करके थक जाती थी, लेकिन विभूति कभी कॉल नहीं उठाता था। एक दिन देर रात तक अनीता विभूति के आने पर जगी होती है और उसके आते ही पूछती है, आखिर इतनी देर देर तक कौन सा काम करते हो तुम? अरे बेबी, कंपनी में बहुत सी मीटिंग्स होती हैं और अंजलि मुझे हर मीटिंग में अपने साथ लेकर जाती है। वो क्या है ना, आई एम टपरा यूनिवर्सिटी टॉपर और मेरी पर्सनैलिटी देखकर ही सामने वाली पार्टी डील हमें दे देते हैं। अच्छा जी, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा ये अंजलि के साथ घूमना? यार, मेरे दोस्त होने के साथ साथ मेरी बॉस भी है। अब तुम ही कहती थी ना, कब तक नल्ले रहोगे, बाहर जाकर काम करो। तो कर रहा हूँ, अब क्यों गुर्दे छिल रहे हैं तुम्हारे? हटो, मुझे बहुत नींद आ रही है। विभूति के बाहर काम करने की वजह से वो अनीता के आगे पीछे नहीं रहता था, जिसके कारण अब उसको जलन होने लगी थी। इसीलिए एक दिन वो विभूति का पीछा करती है तो वो देखती है कि काम के दौरान अंजलि विभूति के करीब आने की कोशिश कर रही है। ये देखकर अनीता बोलती है, ये अंजलि तो काम के बहाने मेरे विभू को हथियाना चाहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं विभू को ये नौकरी छोड़ने के लिए कह दूंगी, भले ही पूरी जिंदगी मुझे उसे खिलाना पड़े। मुझे वो नल्ला बेरोजगारी पसंद है, लेकिन किसी और का नहीं। शाम को विभूति के घर आने पर अनीता उसको नौकरी छोड़ने की बोल देती है, लेकिन विभूति इस पर सवाल उठाते हुए बोलता है, अनु यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कल को तुम मुझे फिर नल्ला बेरोजगार बोलोगी। बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, बाद में नहीं मिली तो? कोई नहीं, तुम घर में ही रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको नल्ला बेरोजगार भी नहीं कहूँगी, लेकिन अब तुम ये नौकरी छोड़ दो। पक्का ना बेबी? हाँ पक्का। विभूति तो खुशी से अगले दिन नौकरी छोड़कर वापस से अपने नल्लेपन में खुश होकर घर पर पसरा होता है और इस बार तो उसको नल्ला बोलने वालों को खुद अनीता खरी खोटी सुनाती है। अब उसकी जिंदगी सेट थी, बिना कोई काम किए सब कुछ पसरे पसरे मिल जाता था, जिसके कारण वो समय के साथ अखंड नल्ला बेरोजगार बन जाता है। चेन्नई के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 से ट्रेन चल पड़ती है। अधीरा स्टेशन पर दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है। उसके पीछे बहुत सारे गुंडे हाथों में हथियार लेकर भाग रहे थे। तभी ट्रेन से एक लड़का जिसका नाम तरुण था, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और चलती हुई ट्रेन पर अधीरा उसका हाथ थामकर चढ़ जाती है। सारे के सारे गुंडे ट्रेन पर चढ़ते, लेकिन उससे पहले ही ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। अधीरा उस लड़के को तमिल में थैंक्स बोलती है। चला धन्यवाद, मैं थैंक्स बोली। तुम्हारा नाम? ओह, माई सेल्फ तरुण। नाइस नेम। ना पेरू अधीरा। अयो रामा, सॉरी जी, मैं बोली मेरा नाम अधीरा है। ओह, तो तुम चेन्नई से ही हो? हाँ, मेरा अप्पा अम्मा यहीं रहता है। मेरा अप्पा बहुत बड़ा गुंडा है। मेरा जबरदस्ती एक गुंडे से शादी कर रहा था, दैट्स व्हाई मैं घर से भागी। लेकिन अगर घर छोड़ दिया तो रहोगी कहाँ? मेरा फ्रेंड रहता है साक्षी, पूना में। उसके यहाँ मैं कुछ दिन स्टे करेगी, छोटी मोटी जॉब करके अपना आगे का देखेगी। अगर तुम्हारे पापा के गुंडे वहाँ पर भी आ गए तो क्या करोगी? अयो तरुण, मेरे को भागने का बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं अपने अप्पा के गुंडों का इंतजार थोड़ी करेगी। मैं कुछ दिन साक्षी के पास रहेगी, उसके बाद मैं केन्या जाके सेटल हो जाएगी। अरे यार, तुम भागते ही रहोगी क्या? मेरे को उस गुंडे से शादी करके लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करती। उससे अच्छा है कि मैं ट्रेन के आगे आकर मर जाएगी, पर उस गुंडे से शादी नहीं करेगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अप्पा उस बुलशिट से तुम्हारी शादी करना ही क्यों चाहते हैं? अयो देवडू, मैं कैसे समझाऊं तेरे को? अधीरा और तरुण की बातें चल ही रही होती है कि अगले स्टेशन पर गुंडे पहले से ही उनको ढूंढते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं।
अधीरा उन्हें देखकर डर जाती है और तरुण से बोलती है। तरुण, तुम शौचालय में जाके छुप जा, क्योंकि ये गुंडी लोग तेरे को भी नहीं छोड़ेगी। तेरे को देख लिया इन्होंने मेरे साथ, इसलिए तू छुप जा। मैं देखती है इन गुंडी लोग को। अरे तुम क्या करोगी? मैं भागेगी और भगाएगी भी। तेरे को भागना है मेरे साथ या टॉयलेट में छुपेगी तू? मैं टॉयलेट में नहीं छुपेगी, मैं भी भागेगी। अधीरा तरुण का हाथ पकड़ते हुए बहुत तेजी से स्टेशन पर भागती है और दोनों जल्दबाजी में चेन्नई से भोपाल जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और इत्तेफाक से तरुण का परिवार भी भोपाल ही रहा करता था। अधीरा उससे बोलती है। हम अगले स्टेशन पर फिर पकड़े जाएंगे। गलत ट्रेन चूज किया। अयो तरुण, ट्रेन काय को पकड़ा तू? चल जैसा भी है ठीक है, लेकिन तू किधर को जाएगा? मैं भोपाल में ही रहता हूँ। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ छुट्टियाँ मनाने आया था, लेकिन वो लोग पहले ही निकल चुके थे। मैं लेट होने की वजह से अगली ट्रेन से जा रहा था, तब मुझे तुम मिली और उसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है। ओह आई सी, तू बहुत खुश नसीब है। तू अपने घर जा रही है। मेरे को देख, मैं घर छोड़ के भागी। कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं पता। तुम बुरा ना मानो तो कुछ दिन तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हारे अप्पा के गुंडे नहीं आ पाएंगे। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अगर मेरे अप्पा को पता चला ना कि मैं तेरे घर में है तो काट डालेगी तेरे को। रहने दे, मैं पूना में ही ठीक है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अयो, मैं ऐसा बोली तेरे को, विश्वास है मेरे को तेरे पे, पर तेरे ऊपर खतरा आ जाएगी मेरी वजह से। उसका क्या? उसकी बाद में देखेंगे। तरुण उसे बहुत समझाता है और अधीरा उसके घर जाने के लिए मान जाती है। भोपाल स्टेशन पर उतरकर वो दोनों तरुण के घर जाते हैं और तरुण के पापा सौरभ और उसकी माँ बबीता उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं। अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ? कहीं तेरी? अरे पहले बच्चों को अंदर आने दे, फिर पूछती रहना आराम से बैठाकर। अधीरा बबीता और सौरभ को हाथ जोड़कर नमस्कार करती है और बोलती है। अंकल आंटी नमस्ते, मैं अधीरा। मैं तरुण को ट्रेन में मिली। मेरा घर चेन्नई में है। बस अधीरा, थोड़ा आराम कर लो, कहानी बाद में सुनाना, ओके? अयो, तुम ठीक कहता, मैं बाद में बताएगी अपनी स्टोरी। बबीता अधीरा को अंदर लेकर जाती है और उसे अलमारी से कुछ कपड़े निकालकर देते हुए बोलती है। ले बेटा, हाथ मुंह धोकर इस साड़ी को पहन ले, तुझ पर अच्छी लगेगी। मैं तब तक खाना लगाती हूँ। अयो, कितना सुंदर साड़ी है, मेरे को पसंद आया, मैं पहन के आती है। बबीता वहाँ से रसोई में चली जाती है और थोड़ी देर बाद सभी खाना खाने की टेबल पर मिलते हैं। बबीता सभी को खाना परोसती है। तभी तरुण के पापा सौरभ उससे पूछते हैं। बेटा तुम कहाँ से हो? अयो रामा, मैं बताई तो थी, मैं चेन्नई में रहती अप्पा और अम्मा के साथ। मेरा अप्पा मेरा शादी एक गुंडी से फिक्स किया था। मेरे को नहीं जमता तो मैं घर से भागी। तभी मेरे को ट्रेन में तरुण मिला और मेरी बहुत हेल्प किया। मेरे को यहाँ भी लाया। मैं इसको मना की, लेकिन ये सुना ही नहीं। अच्छा किया नहीं सुनी तेरी बात। ले तू पराठा खा, खास तेरे लिए बनाए हैं। अयो आंटी, बहुत टेस्टी खाना बनाए। हमारे यहाँ उत्पम, इडली, सांभर, मसाला डोसा, नारियल से बनी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और पोंगल में तो सब नाचते हैं, गीत गाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं भगवान का। मेरे को तो भरतनाट्यम बहुत अच्छे से आता है, मैं आपको भी सिखाएगी। अरे इस उम्र में बबीता भरतनाट्यम करेगी तो पक्का हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। अधीरा, ऐसा मत करना यार। मेरी माँ घर का काम करते ही इतना ज्यादा थक जाती हैं, फिर ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी का शौक उनमें मत डालना। अरे मैं है ना, खाना अच्छा बनाएगी। आज शाम का खाना मैं ही बनाएगी। इतना बोलकर सभी खाना खाने के बाद सो जाते हैं। ऐसे ही वो लोग काफी दिनों तक साथ रहते हैं। अधीरा बबीता को कोई काम नहीं करने देती थी। बबीता को भी धीरे धीरे अधीरा में अपनी बहू नजर आने लगती है। ऐसे ही एक दिन बबीता और सौरभ लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी बबीता तरुण से बात करते हुए बोलती है। अरे घर पर तो छुट्टी वाले दिन अपनी ये लैपटॉप नाम की गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया कर। हमारे लिए तो इसके पास वक्त ही नहीं है। अरे माँ, आप ऐसे मत कहा करो यार। बोलो, क्या बोलना है आपको? तेरी उम्र हो चुकी है, अब शादी वादी का ख्याल है कुछ या नहीं? अरे अभी कहाँ शादी वादी। हाँ हाँ, बाप की उम्र का हो जा तब करियो। तेरी माँ जैसी ही मिलेगी बुढ़ापे में तो
मेरी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई। आप फिर शुरू हो गए। अरे मैंने तुम्हें थोड़ी ही कुछ कहा है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। आप तो चुप ही रहो। बेटा, तुझे अधीरा कैसी लगती है? अब आई ना पॉइंट पर। मुझे लगा ही था कि अब अधीरा का नाम ही होगा बबीता की जुबान पर। वैसे तुम्हारी पसंद अच्छी है। पापा मम्मी, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्यों, तुझे अधीरा पसंद नहीं है? नहीं पापा, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने मुझसे पहले अधीरा से पूछा इस बारे में? पूछना क्या है, वो तुम्हारे साथ खुश रहती है, हम सभी के साथ भी घुल मिल गई है। और तो और मोहल्ले वाले ये तक बोलते हैं कि अरे चोरी छुपे बहू भी ले आए और बताया भी नहीं। अगर तू चाहे तो मैं तेरी जगह अधीरा से बात कर लेती हूँ। नहीं, मैं खुद बात करूँगा उससे। तभी ये सारी बातें अधीरा सुन लेती है और उनके सामने आकर बोलती है। अंकल आंटी, मैं आपको पहले ही बोली थी, मेरा अप्पा गुंडा है, मेरे साथ साथ किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मेरे को तरुण बहुत पसंद है। आप लोगों ने तो मुझे अपनी बेटी की तरह समझा, लेकिन बेटा, तरुण पसंद है ना, तो किसी बात की कोई चिंता मत करना। हम तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम चिंता मत करो। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो आगे मेरा अप्पा काट डालेगी। विश्वास नहीं मुझ पर तुम्हें? है, लेकिन ओफो, इस लड़की के तो लेकिन ही खत्म नहीं होते। बेटा, हम हैं तेरे साथ। सभी के समझाने पर अधीरा मान जाती है और उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। अधीरा अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। काफी समय बाद साउथ इंडियन बहू अधीरा एक बेटी को जन्म देती है और उनका परिवार संपन्न हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।